स्वागत है खास खबर में। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे कोटा नगर निकाय चुनावों को लेकर। कोटा नगर निकाय चुनाव बड़ा रोचक हो चला है क्योंकि इसमें केंद्रीय स्तर के मंत्री और राज्य स्तर में जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी साख दांव पर लगी हुई है। मुद्दे कितने इसमें हावी होते नजर आ रहे हैं और चेहरों को लेकर कितना चुनाव लड़ा जा रहा है। इसमें जो नया बंटवारा हुआ है नगर निकाय का, दो भागों में जो बटा है, उत्तर और दक्षिण, ऐसे में वहां पर राजनीति के समीकरणों को ये कितना प्रभावित करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमसे मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कोटा के राजनीतिक गणित पर एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं, एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा की तरफ रुख करेंगे। देखिए कोटा नगर निकाय चुनाव लेकर ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के 6 निगमों में कोटा निगम का चुनाव काफी रोचक है। इतिहास पर नजर डालें तो निगम पर भाजपा का दबदबा ज्यादा रहा है। अब तक बने 5 बोर्ड में 4 बार भाजपा ने फतह हासिल की है। वहीं एक बार कांग्रेस ने भी यहां बोर्ड बनाया है। लेकिन इस बार चुनाव कुछ अलग है, क्योंकि निगम को 2 हिस्सों कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण में बांट दिया गया है। कोटा उत्तर से मंत्री शांति धारीवाल आते हैं, जहां कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है, तो वहीं कोटा दक्षिण से सांसद ओम बिरला आते हैं, जहां भाजपा मजबूत स्थिति में बताई जा रही है। लेकिन कांग्रेस इस बार दोनों निगम जीतने का दावा कर रही है। कोटा में मुद्दों पर पार्टियों के चेहरे ज्यादा हावी हैं। हालांकि कहने को तो यहां सफाई, सीवरेज, पार्किंग और गली मोहल्लों के विकास की बातें होती हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मंत्री शांति धारीवाल की चर्चाएं ज्यादा हैं। प्रचार हो या फिर होर्डिंग और पैम्फलेट, सब जगह मुद्दों से ज्यादा चेहरों पर सियासत हो रही है। भाजपा यूं तो 4 विधायकों में से 3 विधायकों के साथ यहां मजबूत है। वहीं शांति धारीवाल के 3 बार यूडीएच मंत्री बनने के बाद भी सीवरेज, सफाई जैसी समस्याएं कांग्रेस के लिए चुनौती बन रही हैं, जिसके दम पर भाजपा फिर से बोर्ड बनाने के दावे कर रही है। नगर निगम में बोर्ड बनाने की जद्दोजहद में पार्टियां जुट गई हैं। सभी पार्टियां अपनी जीत के दावे भी कर रही हैं। अब देखना होगा कि भाजपा का गढ़ माने जाने वाले कोटा में इस बार कमल खिलेगा या फिर हाथ का जादू सिर चढ़कर बोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
तो कोटा का आपने मजमून देखा, कोटा की राजनीति क्या कुछ कहती है, उसका इतिहास कैसा कुछ रहा है, और अब इसको लेकर बातचीत करेंगे। कोटा से हमारे साथ तीन मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव आचार्य जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, और बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर वरिष्ठ बीजेपी नेता जगदीश जिंदल जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है, और वरिष्ठ पत्रकार सुनील माथुर जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। वहां पर शांति धारीवाल जी की जो इज्जत है वो एक तरह से दांव पर लगी हुई है, और उनके सामने एक तरह से जिनको चेहरे को बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है वो है ओम बिरला जी का। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्यों जरूरत पड़ रही है राष्ट्रीय स्तर के नेता या फिर कैबिनेट मिनिस्टर जो कि स्टेट में हैं उनको निजी स्तर पर इतने इतने निचले स्तर के जो चुनाव जिनको निकाय चुनाव कहा जाता है उसमें अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाना पड़ रहा है, अपना चेहरा सामने प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है? क्यों, क्या कांग्रेस का पिछला जो भी बोर्ड रहा है, चाहे एक बार रहा हो या दो बार रहा हो, लेकिन क्या पिछले बोर्ड की हुए जो काम है वो सामने रखने के लिए कुछ नहीं है? राजीव जी। जी सर, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये निचले स्तर के चुनाव तो चुनाव ही होता है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, और ये तो आम जनता का चुनाव है। आम जनता को अधिकार दिया हुआ है कि वो अपने शहर की सरकार को खुद चुने, और जिस तरह से शांति धारीवाल साहब स्वयं स्वायत्त शासन मंत्री हैं, तो कोई सा भी चुनाव हो, आज जो कोटा का जन प्रतिनिधि है वो तो उसी की देखरेख में चुनाव होगा, और ये हर आदमी की ये कोशिश होती है कि वो उसकी पार्टी को विजय बनाए। आज आप लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला जी को देखिए, वो इस पद पे होने के बाद भी यहाँ कोटा में आए, उन्होंने अपने टिकटों के वितरण में पूरा हस्तक्षेप किया। तो ये तो एक पार्टी का जो भी प्रतिनिधि है उसकी जिम्मेदारी होती है। नहीं, लेकिन फिर भी देखिए यूडीएच मंत्री रहे हैं आपने कहा। चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगा, एक बार उनसे काउंटर ले लेता हूं। हमारे साथ जगदीश जिंदल साहब जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, वाकई बात तो सही है, सांसद स्तर का कोई नेता जो निकाय चुनाव को लेकर इतना सक्रिय नजर आए, तो ऐसे में क्योंकि जो हम बोर्ड की अगर बात करें तो 4 बार बीजेपी का बोर्ड रहा है, तो बहुत ज्यादा मौका बीजेपी को वहां पर काम करने का मौका मिला है। तो ऐसे में इतने सारे काम आपके पास गिनाने के लिए हो सकते हैं जिनको लेकर आप अपना घोषणा पत्र वहां जारी करें, अपनी चीजें जनता के सामने लेकर जाएं। नगर निगम बोर्ड लगातार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के जब भी महापौर बने हैं उन्होंने कोटा शहर को सुंदर, स्वच्छ और अच्छे वातावरण बनाने का पूरी कोशिश की है। और जब तक बोर्ड रहा है, मानो सफाई में हो या बाढ़ में हो या किसी तरह भी सेवा का काम में हो, हमेशा नगर निगम के महापौर और बोर्ड ने पूरी सेवा के काम किया। आज नगर निगम के द्वारा दशहरा मेला बढ़ता है, पूरे विश्व में नाम दशहरा का रहता है। ये धीरे धीरे स्मार्ट सिटी के नाम पर आज नगर निगम में जो स्मार्ट सिटी का काम हुआ है नगर निगम द्वारा दशहरा मैदान पे, तो वो भी एक नगर निगम के बोर्ड जो भारतीय जनता पार्टी का महापौर था उसी के माध्यम से आज शहर का नाम है। और बहुत से ऐसे कार्य जो नगर निगम द्वारा हुए, तो आज पूरा देश नहीं, पूरा देश नगर निगम कोटा को पहचान दिया है। तो कोटा शहर के नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड की वजह से हुआ। और बात रही आपके कि अभी एक विषय रखा था आपने कि टिकटों का वितरण में हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी शहर जिलाध्यक्ष विधायक ने ही पूरे टिकट वितरण किए हैं। लोकसभा अध्यक्ष जी अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से यहाँ पधारे हैं, न उन्होंने टिकट में कोई वितरण में कोई ध्यान दिया, न उन्होंने कोई टिकट बांटे। उनसे जरूर राय ली जा सकती है, पर टिकट पूरे भारतीय जनता पार्टी शहर जिला कोटा और विधायक के देखरेख में बटे। अजय जिंदल साहब, ये तो पूरा शहर जान रहा है ना कि किसने कितने टिकट बांटे हैं। अब ये तो कैमरे के सामने तो बोलना ही पड़ेगा, सारे शहर को पता है। आप ये कह रहे हो उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहा, टिकट नहीं बांटे, तो ये तो शहर के हर आदमी को पता है कि उनका कितना हस्तक्षेप रहा है। और रही सफाई की बात, 4 बोर्ड, आप जब सफाई की बात कर रहे हो तो आज भी शहर तो समस्या से हटा पड़ा हुआ है ही सही ना। आज भी ट्रेचिंग ग्राउंड की समस्या जैसी की जैसी है। 4 बार बोर्ड बना के आपने इस शहर को क्या दिया? आपकी उपलब्धियां बताओ ना कि भाई 4 बार हमारा बोर्ड रहा, इसका मतलब 20 साल हो गए। 20 साल में आप शहर को कहां से कहां ले गए, ये बताइए आप। राजीव जी, आपकी बात को मैं गंभीरता से लेता हूं। ट्रेचिंग ग्राउंड की बात करता हूं। ट्रेचिंग ग्राउंड में आपने
जगदीश जी मैं आ रहा हूं इनका जवाब मैं लूंगा। हमारे साथ सुनील माथुर जी भी हैं, एक बार उनका हम इसमें काउंटर ले लेते हैं। सुनील जी, जो मुद्दे और जिस तरह की बातें अभी सामने रखी गई हैं कांग्रेस और बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर, आप उस शहर को ज्यादा नजदीक से जानते हैं, वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे तो इन्होंने बता दिए कि बीजेपी के पास गिनाने के लिए पूरी फहरिस्त है, दशहरा मैदान से लेकर स्मार्ट सिटी तक का इन्होंने जिक्र किया है। सीवरेज को लेकर समस्याएं कांग्रेस की बता रहे हैं, और इस पर सवाल बीजेपी पर ज्यादा इसलिए उठते हैं क्योंकि 5 में से 4 बार बीजेपी का बोर्ड रहा है। आप वहां की स्थानीय समस्याओं को बहुत ज्यादा नजदीक से जानते हैं, क्यों नहीं स्थानीय समस्याओं को वहां पर सामने रखा गया? क्या समस्याएं अभी भी उसी मात्रा में, उसी तरह से मुंह बाहे खड़ी हैं कि अगर उनका जिक्र कर लिया गया और कोई क्रॉस क्वेश्चन सामने जनता की तरफ से कर लिया गया तो जवाब क्या होगा? या फिर लग रहा है कि अब बड़े चेहरों के पीछे इन सब चीजों को दबाने की, इन सब चीजों को एक तरह से छिपाने की कोशिश की जा रही है? सुनील जी। जी सुनील जी। मैं चाहूंगा, नगर निगम जब से बनी है एक बार को छोड़कर हमेशा बीजेपी का ही बोर्ड बनता आया है, तो पर्याप्त बहुमत होने के बावजूद भी आज भी शहर की समस्याएं यथावत है। जहां तक सवाल शांति कुमार धारीवाल जी और ओम बिरला का, जैसा आपने जिक्र किया, तो बेशक भले यूडीएच मंत्री बन गए हो, बेशक भले ओम बिरला लोकसभा सांसद बनने के बाद लोकसभा अध्यक्ष बन गए हो, लेकिन चुनाव से लेकर बड़े चुनाव में भूमिका रहेगी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। जहां तक सवाल समस्याओं का है, तो आज ये समस्याएं 15 साल पहले, 20 साल पहले जो थी, आज भी यथावत कोटा शहर में है। सफाई की समस्या, चाहे बोर्ड कांग्रेस का रहा एक बार, तो लगातार बीजेपी का रहा, तब भी आज भी वो की वही समस्या है। अतिक्रमण किसी की रात नहीं हट पाए, और विशेष तौर से स्मार्ट सिटी का जो किया गया, उसमें सफाई को लेकर आज भी शहर की स्थिति बिल्कुल खराब, बदतर है, कहीं भी हम टिक नहीं पाते। इसलिए उसका कारण ये है कि जो पैसा आता है वार्डों में खर्च करने के लिए, वो पैसा पूरा खर्च नहीं हो पाता। और कांग्रेस के राज में कांग्रेस के महापौर डॉक्टर रत्ना जैन ने घर घर कचरा संग्रहण की योजना बनाई थी, लेकिन पार्षदों के दबाव के कारण वो अपनी योजना को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि पार्षदों का दखल होता है। पार्षदों की काली कमाई जो होती है वो सफाई में होती है। इसलिए जब तक डायरेक्ट इंटरफेरेंस पार्षदों का खत्म नहीं होगा, तब तक शहर की समस्याएं यथावत रहेगी। इस बार पहली बार 2 बोर्ड बनने जा रहे हैं कोटा में। पिछले चुनाव के टाइम 60 बोर्ड थे, 60 वार्ड थे। इस बार 150 वार्ड है 2 नगर निगम में। भले ही वार्ड छोटे हो गए, लेकिन समस्याएं यथावत है। और इन 2 निगमों के बढ़ने से शहर में प्रशासनिक खर्चा बढ़ेगा। जो खर्चा बढ़ेगा तो शहर के विकास में खर्च होने वाला है, वो पैसा इन पर खर्च होगा। 2 महापौर होंगे, 2 महापौर होंगे, 2 नेता प्रतिपक्ष होंगे, 2 भवन होंगे। ये सारा पैसा आता है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का। सबसे पहला खर्चा तो जाएगा। तो यदि खर्च करना भी है तो हमको भ्रष्टाचार रोकना बहुत जरूरी है। नगर निगम में भ्रष्टाचार कितने कारनामे में, उससे हम सत्तारूढ़ पार्टी के पार्षद ही आरोप लगाते आए हैं, एक दूसरे की लड़ाई होती। जी चलिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। जगदीश जी, आप एक तो राजीव जी ने जो कहा था आप उसका जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ में एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। इतने सारे चेहरे वहां पर हैं बड़ी भूमिका में, जिनको लेकर बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इतने बड़े स्तर पर उनको ताकत लगाने की अगर जरूरत महसूस हो रही है, तो कांग्रेस को ये कहने का मौका मिल रहा है कि शायद इनका जनाधार मजबूत नहीं है, इसलिए बड़े बड़े चेहरे यहां पर उतर गए। लेकिन इतने बड़े चेहरे होना और इसकी वजह से एक जो नुकसान जिसका आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि ध्रुव बहुत सारे हो गए हैं वहां पर। गुंजल की बात करें, ओम बिरला की बात करें, या फिर अब जो जिम्मेदारी जिनको दी गई है वहां पर राजेंद्र राठौड़ को भेज दिया गया, किरण माहेश्वरी को भेज दिया गया, अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ में। तो इतने बड़े चेहरे वहां पर डाल दिए गए कि सबके अलग अलग ध्रुव बन चुके हैं, और इसी का नुकसान बीजेपी को होगा। नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। हर पार्टी में, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सब में समन्वय और उत्तर दक्षिण के प्रभारी इनके भी लगे, हमारे भी लगे। उनका काम टिकट बंटवारे से लेकर और लोगों को समझाने तक, और जगह जगह अपना कार्यालय खोलना और उनको समझाइश करके और वातावरण बनाने का काम वो कांग्रेस में भी होता है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, इसमें अंदर तक काम किया जाता है। कांग्रेस में सिर्फ ऊपर से ऊपर आते हैं, टिकट बांटते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। हमारे यहाँ पे
पूरा नीचे तक नीचे तक जमीन तक काम करता है। और उसके बाद जो प्रभारी लगता है वो पूरा संगठन बूथ तक लेकर की पूरी गतिविधियों को शामिल करते हुए अपना काम पूरी निष्ठा से काम करके उस यहाँ पे करता है, इसलिए ये काम दिखता है। इनके यहाँ पे बस सिर्फ टिकट बंटवारे तक का काम होता है, हमारे यहाँ संगठन तक का काम होता है, इसलिए हमारे यहाँ पे ज्यादा दिखता है आदमी। राजेंद्र राठौर साहब पूरे दोनों नगर निगम के प्रभारी हैं, उनको टिकट बांटने से लेकर लोगों दोनों में समन्वय बिठवाने का काम और टिकट का सही वितरण हो, उसके बाद जो यदि कोई खड़ा हो गया हो उसको बिठाने तक का काम उनके जिम्मे आता है। उसके बाद उत्तर नगर निगम में हमारी किरण जी माहेश्वरी लगी हुई है, उनने टिकट भी बांटे और लोगों को घर घर जाके जो लोगों नाराज थे, जिन्होंने निर्दलीय फार्म भरा, उनको समझाने का काम किया। 3 बजे तक फार्म वापस दिलाए। इधर हमारे बीपी सारद जी, आनंद जी गर्ग लगे हुए हैं, उनके साथ उन्होंने टिकट वितरण करे बाद जो नाराज हुए उनको वापस लेकर बिठाने का काम दिन भर किया है। और राजेंद्र सिंह राठौर पूरे सबको साथ लेकर और अच्छे वातावरण में ये चुनाव हो। और ली बात प्रहलाद गुंजल जी जो कि उत्तर के पूरे टिकट बांटे हैं उन्होंने, दक्षिण में पूरे संदीप शर्मा जी ने टिकट और संगठन ने बांटे हैं, और लाड़पुरा में विधायिका और संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी शहर जिलाध्यक्ष और पूरे संगठन ने टिकट बांटे। कहीं भी ऐसा वातावरण दिखने में नहीं आया। जिंदल साहब, मैं 1 मिनट आपको बीच में रोक रहा हूं। आप तो ये सब तो ठीक है भाई, किसने टिकट बांटे और किसने नहीं बांटे, प्रणाली तो खत्म होगी। आप तो ये बताओ कि 4 बार तक जब आपका नगर निगम भाजपा का बोर्ड रहा तो उन 20 सालों के अंदर आपने शहर में क्या किया, ये बात बताओ। आप किस बात को लेके जनता के बीच में जाओगे और वोट मांगोगे? राजीव जी, आप सुनते जाए, आप सुनने का मानस बनाते चलो। पानी जब कोटा शहर में पानी बढ़ता था, पटारी सेटों से पानी आता था, तो इसको रोकने का, जब पानी को रोका पूरे शहर में पानी बढ़ना बंद हुआ, ये किसने किया? दूसरा विषय सुनिए। पानी जब आप जब शहर गंदगी से भरा रहता था, गली गली में गंदे टिप्पर खरीदने का काम और टिप्परों को लगाकर हर गली गली से जो कचरा था उसको संग्रहण करने का काम किसके बोर्ड में हुआ? फेल हो गया। जो सफाई नहीं, अभी चल रहा है। आप टिप्पर हर जगह टिप्पर चल रहे हैं, आपको हर गली में टिप्पर चल रहे हैं, टिप्पर का काम हो रहा है। और ये अलग बात है, टिप्परों की आवश्यकता ज्यादा है, जिसको सरकार पास नहीं कर रही, टिप्परों की आवश्यकता ज्यादा है, या फिर उनका पेमेंट नहीं हो रहा क्योंकि राज्य सरकार ने उनका पेमेंट रोक दिया गया, इसलिए वो टिप्पर खड़े हुए हैं। आज सिटी बसें चल नहीं रही है, ये किसकी वजह से? आप देखो, सिटी बसें चलाई थी, नगर निगम ने चलाई थी शहर में, जब बोर्ड का बीजेपी का बोर्ड सिटी बसें चलाई थी, आज बंद क्यों पड़ी है? चालू होनी चाहिए थी। जब शहर की व्यवस्था की बात करें तो सरकार भी उतनी दायित्व रखती है। जिंदल साहब, अभी तो बीजेपी का बोर्ड ही खत्म हुआ है, किसके समय बंद हुई ये बताओ ना। आपके बोर्ड में बंद हुई हो बसें? बंद पड़ी, ये बात कर रहा हूं, बंद पड़ी तो चालू कराओ। यदि आप अपने आप को सक्षम मानते हो, स्मार्ट बोर्ड किसका? आपको ये बता दूं, जब आप इतने बड़े खड्डे खोदने और इतने शहर को खोद रखा है, इसका पैसा कहां से आया? आप बता सकते हो पैसा किसका है? बताओ राजीव जी, बताओ किसका पैसा था? आप पूरे शहर में निर्माण कर रहे हैं, बताओ किसका पैसा? बताओ। आप पेंशन योजना नगर निगम में बांट रहे हो, वो पैसा किसका है? आप अंत्योदय योजना बांट रहे हो, वो पैसा किसका है? आप ये पेंशन बांट रहे हो, पैसा किसका है? पैसा तो केंद्र का है। नहीं, केंद्र का आप कह रहे हो ना, केंद्र का पैसा है तो यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट टैक्स दे रही है, आप उस टैक्स की भी बात करो। यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं दे रही क्या? स्टेट गवर्नमेंट टैक्स का नियम आज से नहीं है, 20 साल से नियम है। उसका कैसे कह रहे हो? उसको देना पड़ेगा। पर आप सरकार का पैसा नहीं होता, जनता का पैसा है, टैक्स जनता दे रही है, सरकार क्या टैक्स दे रही है ये बताओ। स्मार्ट सिटी को लागू करने का प्रधानमंत्री ने किया, प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी कोटा को लागू किया, तभी पैसा फंड मिला। राष्ट्रीय स्तर, मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय स्तर की जो योजनाएं हैं ना, वो तो हर राज्य को लागू करनी पड़ती है। मैं तो ये कह रहा हूं कि निगम, चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगा, हमारे साथ सुनील जी है, वो कुछ जोड़ना चाह रहे थे क्योंकि सफाई के मुद्दे पर ये मुझे लग रहा था कि इनके पास काफी कुछ है बताने को। टिप्पर की आपने बात की, मैं बस इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। टिप्पर वहां पर आप हो सकता है संख्या बढ़ाने की जरूरत हो, लेकिन जितने हैं वो भी अगर पूरे चले, उसमें भी अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, उस पर भी अगर सवाल नहीं खड़े हो, तो मुझे लगता है जितनी ताकत है उस पूरी ताकत को भी अगर लगा दिया जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। जी सुनील जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाहता हूँ, जगदीश जी ने भी कहा कि शहर को बाढ़ रोकने की योजना बीजेपी लाई। डायवर्जन चैनल की योजना अमित कुमार धारीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे तो डायवर्जन चैनल की योजना लेके आए थे। चैनल फर्स्ट योजना, चैनल सेकंड, उनकी देन है, और बीजेपी के नगर निगम की कोई देन इसमें नहीं है। दूसरी बात है, सवाल है आवारा पशु की समस्या इतनी जबरदस्त। जी
ये सवाल बिल्कुल सही है। बिल्कुल अभी आवारा पशुओं की जो समस्या है उसको लेकर कई घटनाएं और कई खबरें पिछले दिनों में ज्यादा आई हैं। जी सुनील जी। पूरी तरह से नगर निगम फेल हो गई है। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी किसी भी बोर्ड ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। इसका परिणाम यह है कि आज भी आए दिन आवारा पशुओं के कारण लोग अनायास मौत के कगार में जाते हैं। इसे मैं दोनों नेताओं से पूछना चाहता हूं, कौन ये इस बात का दावा करेगा कि इनके बोर्ड बनने के बाद में आवारा पशुओं से सबसे पहले निजात दिलाएंगे? मेरा इसमें कहना है कि जब आवारा पशु की बात हुई तो हमारे पास जब उसकी गौशाला है नया गांव में, उसमें जितनी जगह उससे ज्यादा क्वांटिटी में गाय हैं। जब एक सीमा तक ज्यादा भरोगे तो गायों की अति दुर्दशा होती है। जब उसकी जगह का आवंटन, उसका फंड क्यों रोका गया? यदि दूसरी जगह आवंटन करने के लिए मांग रखी है, उसका फंड रोक दिया और उसको जगह आवंटन नहीं करी। वही उसी गौशाला में अभी तक भी गाय मर रही है। इसका पूरा श्रेय कांग्रेस को जाता है, क्योंकि यदि कांग्रेस उसको जगह दूसरे आवंटन और बढ़ा दे और उसका पैसा रिलीज कर दे, और उसका पैसा उन्होंने कोरोना में ले लिया, गोधन का पैसा सारा कोरोना में ले लिया। ये कहां का न्याय है गायों के साथ? नहीं हो तो ये बताएं या जान करके बताएं कि गोधन का पैसा इन्होंने कोरोना में क्यों ले लिया। चलिए राजीव जी, एक तो ये आपको जो दो सवाल खड़े हुए हैं, एक तो बताया था कि गौ को गायों की और आवारा पशुओं की जो समस्या खड़ी की है, मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाह रहा हूं। सीवरेज समस्या को लेकर अभी भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सीवरेज समस्या का समाधान खासतौर पर उस इलाके में जो कि बहुत ज्यादा विकसित नहीं है उनमें सबसे ज्यादा है। शांति धारीवाल यूडीएच मंत्री रहे हैं। अगर वो यूडीएच मंत्री रहे हैं, उस कार्यकाल में भी अगर नगर निगम जब उसका बोर्ड रहा वो अपनी ईमानदारी से काम करती, तो एक कड़ी से कड़ी जोड़ने की जो बात कही जाती है कि राज्य में सरकार भी कांग्रेस की और यहाँ पर बोर्ड भी कांग्रेस का, उस दौर में तो कम से कम इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। तो उसमें तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। अपने राज्य सरकार की तरफ से भी आपकी पार्टी की सरकार पूरा सहयोग लिया जा सकता था। आवारा पशुओं की समस्या कांग्रेस के एक बोर्ड में तो थी नहीं। बीजेपी भाजपा का जब 3 बार बोर्ड 4 बार बोर्ड रहा तब भी आवारा पशुओं की समस्या थी। लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा पशु पैदा हो गए होंगे एकदम से 3 बार में पैदा हो गए होंगे एक्स्ट्रा। तो आपका बोर्ड रहा ना, आपने क्यों नहीं हटाया वहां से? ये बताओ आप, आवारा पशु का मतलब क्या है? जब आवारा पशुओं की समस्या है, धारीवाल जी मंत्री बने, उन्होंने देवनारायण योजना को चालू कर रखा है और देवनारायण योजना के अंदर शहर के अंदर जितने भी पशु हैं उन सबका एक रिकॉर्ड बनाया गया कि किन किन के कितने पशु हैं और उनको शहर से बाहर की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। तो पहली तो पशुओं जो आवारा पशुओं की समस्या है उसके समाधान के लिए शांति धारीवाल साहब गंभीर हैं और देवनारायण योजना बने। दूसरी सीवरेज लाइन की जो बात की जा रही है, तो सीवरेज लाइन शहर के अंदर डली। हाँ, ये बात सही है कि सीवरेज लाइन डलने में देरी हुई है, लेकिन उस सीवरेज लाइन को जैसे ही दोबारा कांग्रेस की सरकार आई, पूरे शहर में सीवरेज लाइन का काम वापस से चालू कर दिया गया है और जल्दी इस समस्या का भी निवारण हो जाएगा। जी, और एक और समस्या जो बताई गई थी कि वहां पर लोगों को जो सड़क टूटी पड़ी है उसकी वजह से, क्योंकि समन्वय का अभाव है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, बिजली विभाग अपना काम कर लेता है लेकिन नगर निगम से किसी तरह का कोई उनका समन्वय नहीं होता। नगर निगम का काम पहले शुरू हो जाता है, बिजली विभाग से उनका कोई समन्वय नहीं होता। इस समन्वय की कमी को दूर करने के लिए कोई प्लान है क्या? क्योंकि इस प्लान को अगर आप सामने लेकर जनता के बीच में जाते हैं तो सड़क की समस्या सिर्फ ये गड्ढा होना एक अपने आप में समस्या नहीं है, उसकी वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों को जो चोटें लगती हैं, इसके अलावा सरकार के ऊपर एक और सवाल खड़ा करते हैं वो कि हम जब टैक्स दे रहे हैं रोड का तो सड़कें सही होनी चाहिए। अब ये केंद्र की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है, नगर निगम की जिम्मेदारी है या फिर वहां पर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, उससे इनको मतलब नहीं, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है वो कम से कम पूरी तो करे। राजीव जी। सर शहर के अंदर जो सड़कें टूटी हुई है, हर बार ऐसा नहीं है कि सड़कें टूटी हुई है। अब बारिश का मौसम है, सड़कें टूटती है, उसके बाद फिर रिपेयर होती है। ये कहना गलत है कि बिल्कुल शहर के अंदर सड़कें टूटी हुई है। दूसरा, जो इन्होंने कहा, जिंदल साहब ने ये कहा कि शहर चारों तरफ से खुदा हुआ है, तो आप अगर आपका नया घर बनाओगे तो उसका सामान भी आपको सड़क पे डालना पड़ेगा, मकान के लिए नींव भी डालनी पड़ेगी। तो शहर खुदा हुआ नहीं है। शहर को अच्छा बनाने के लिए वहां पे काम चल रहा है और उस काम की वजह से वहां पे खुदाई भी होगी तो निर्माण भी होगा। ये कहना गलत है कि खुदाई होके पड़ी हुई है।
नहीं, लेकिन इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। देखिए क्या होता है, कोई भी काम करने का एक तरीका होता है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हो सकता है कि वो हमारे यहाँ पर हमारी जो परिस्थितियां उसके हिसाब से कितना उचित और कितना उस पर वाजिब बैठता है। कहीं भी कोई काम होता है तो उसकी समय सीमा निर्धारित की जाती है। दूसरा, उसकी वजह से किसी और को परेशानी नहीं हो, इसको सुनिश्चित किया जाता है। तीसरा, उस समय सीमा में अगर उसमें काम पूरा नहीं होता है तो काम जिसको ठेका पर दिया गया है उस पर जुर्माना किया जाता है। इसके बाद अगर जो काम पूरा होता है उसमें कहीं कोई कमी निकलती है तो जो गारंटी का आपको ध्यान होगा, सरकारों ने ये कहा था कि उनको गारंटी भी देनी होगी ठेकेदारों को कितने समय तक के लिए ये काम किया जा रहा है। अगर उसमें कोई खामी निकलती है तो उसको वापस सही नहीं किया जाता, उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता। ये तो नगर निगम को ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल ये करना है। और शहर के अंदर जितने भी काम चल रहे हैं उन सबको 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया है और मार्च के अंदर तक ये सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। हर खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल साहब भी इन चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर 3 दिन के अंदर वो खुद यहाँ शहर के सारे हालात को जानते हैं और डेली रिपोर्ट जाती है किस वर्ग का कितना % काम पूरा हुआ, वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद जब भी कोटा शहर में आते हैं तो वो राउंड लेते हैं और बिल्कुल भी लापरवाही इस काम में बर्दाश्त नहीं है। अफसरों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि मैं लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा और कोटा की आम जनता को मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दूंगा। जब ये काम पूरा हो जाएंगे ना सर, उसके बाद आप देखना इस कोटा का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर होगा। नोट रेड लाइट ट्रैफिक जोन बनाया हुआ है। आपको जब आप गोबरा बावड़ी से चलेंगे स्टेशन तक तो आपको कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी रेड लाइट आपको मिलेगी नहीं। इतनी सुगम यातायात व्यवस्था उन्होंने की इस राजस्थान के अंदर। धारीवाल साहब का आप विजन देखो, इस राजस्थान के अंदर अगर पहला फ्लाईओवर भी बना था जयपुर में तो वो शांति धारीवाल साहब ने बनाया था। वो इन चीजों को समझते हैं। वो आज के 100 साल बाद का कोटा शहर तैयार कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आम जनता को परेशानी नहीं हो। थोड़ी बहुत परेशानी है, साल भर की 6 महीने की परेशानी है, लेकिन जिंदगी भर का आराम है। ये लोग कोटा के लोग मैं राजू जी की बात करता हूँ। मैं आ रहा हूँ जगदीश जी, आपके पास आ रहा हूँ। एक कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। सुनील जी, मैं आपकी भी बात सुनूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। लेकिन लंबा विजन, दूर का विजन होना बहुत जरूरी है और जनप्रतिनिधियों का काम है, क्योंकि इसी के लिए उनको चुना जाता है। दूर की तस्वीर, बेहतर तस्वीर कैसे वो देखें और उसके लिए किस तरह से योजना बनाएं, यही जनप्रतिनिधियों का काम है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से श्रेय लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ ही ये भी देखना जरूरी है कि सौंदर्यीकरण तो किया जा रहा है, लेकिन दूसरा वर्ग जो सौंदर्यीकरण की वजह से अच्छी खासी परेशानी का सामना कर रहा है, उसको इससे किस तरह से दूर रखा जा सकता है, उसको इसका फायदा कैसे दिया जा सकता है, इस पर भी अमल करना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। आप बने रहिए जन टीवी के साथ। खास खबर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव की। आज हम कोटा नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं, वहां के मुद्दों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ जगदीश जिंदल जी इस चर्चा का हिस्सा हैं। कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर राजीव आचार्य जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुनील माथुर जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। जी जगदीश जी, आपके पास आना चाहूंगा। जो आप बात काउंटर करना चाह रहे थे, जो राजीव जी ने कहा था, उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ में मेरा एक सवाल मैं इसमें ऐड करता हूँ। विजन बहुत दूर का होना जरूरी है, लेकिन आपसे इसलिए सवाल इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो मौका मिला है शहर को विकसित करने का, वो बीजेपी को वहां पर मिला था। मुख्य मार्गों की बात चलिए ठीक है, क्योंकि मुख्य मार्गों से बड़े लोगों का गुजरना होता है, खुद मेयर वहां से गुजरते होंगे, विधायक, मंत्री, सांसद सब वहां से गुजरते हैं, इसलिए उसकी छटा को अलग तरीके से वहां पर रखा जाता है। लेकिन उसके अलावा जब हम 2 कदम नीचे उतर के उसमें गली मोहल्लों की तरफ जाते हैं तो वहां पर स्थितियां वो ही हैं जो 20-25 साल पहले हुआ करती थी। अभी भी उनको उन्हीं समस्याओं से महरूम का सामना करना पड़ रहा है। हम सीवरेज की बात करें या पानी की व्यवस्था की बात करें या फिर सफाई व्यवस्था की बात करें या फिर हम उनके वहां घर तक पहुंचने के लिए क्या वहां पर रास्ता सही है या नहीं है, वहां पर कोई गंदगी तो नहीं होती, उन समस्याओं की बात करें, तो जिस लंबे या दूरी के विजन की बात अभी राजीव जी कर रहे थे, उसकी अपेक्षा बीजेपी से इसलिए ज्यादा की जा रही है क्योंकि सबसे ज्यादा मौका उसे मिला और उस पूरे काल में तो बहुत ज्यादा विकास किया जा सकता था शहर का। और उसके अलावा जो हम जिन दूसरे इलाकों की बात कर रहे हैं जो मुख्य मार्ग से हटकर हैं, उनका। मैं आपकी बात से सहमत हूं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने
कोई काम नहीं किए, बहुत अति काम किया। आपका कोटा बाईपास, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा काम कोई भी नहीं किया, लेकिन जितना मौका मिला ना उसके मुताबिक वो अनुपात की मैं अभी बात कर मैं राजीव जी की बात को पहले उसका जवाब देता हूं। राजीव जी से कहता हूं कि यदि आप पूरे शहर में विकास कर रहे हैं तो एक विकास जो दादाबाड़ी की पुलिया बन रही है, जो बीजेपी के राज में चालू हुई थी, अभी कांग्रेस के राज में खत्म होने की संभावना नजर नहीं आ रही। क्या वो खत्म करने का श्रेय कांग्रेस को नहीं जाता? यदि वो जल्दी निर्माण करा के उसको कराए तो वो पहले काम उसको पूरा करा के बाद में पूरे शहर में विकास कार्य को बोलते हैं कि सुंदर बनता। क्या दादाबाड़ी से लेकर जो महावीर नगर का फ्लाईओवर जा रहा था, ये का बीजेपी के राज में यूआईटी चेयरमैन राम कुमार मेहता जी ने चालू किया था, किसी कारणवश लेट होने के कारण वो कांग्रेस राज में आ चुका है। यदि कांग्रेस चाहती तो उसको 6 महीने में पूरा कराकर अब उसको चालू करा सकती थी, बाद में ये निर्माण कार्य चालू करती। निर्माण कार्य को तो आप मार्च का टारगेट देते हैं और उसको अभी तक भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही। क्या ये उसके साथ न्याय है शहर के साथ? दूसरी बात, खड्डे खोदे हो या आसपास खड्डे खोदे, सिर्फ अपने क्षेत्रों में खड्डों को बंद कराया। जहां जहां विधानसभा माननीय मंत्री जी की थी वहां खड्डे बंद कराने का काम किया, बाकी और जगह सब जगह खड्डों का भरपाई है। तीसरा विषय, आज भारतीय जनता पार्टी के जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने कोटा बाईपास जब कांग्रेस के राज में टूट गया था, वहां पे जब लोग मर गए थे, उसके बाद वो ऐसे ही पड़ा रहा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने इस पुलिया को बाईपास को बनाकर इस देश कोटा शहर को सौगात दी, जिससे मौतें बंद हुई। शहर में रोजमर्रा एक्सीडेंटों से लोग मरते थे, आज बाईपास बनने से एक्सीडेंटों में खत्म सा हो गया। आज कोटा से लेकर पिंडवाड़ा देखो, कोटा से जयपुर देखो, कोटा से अपने सिरोही तक देखो, ये सब नेशनल हाईवे भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में। अजीत जिंदल साहब, आप तो शहर के काम गिनाइए, आप वो कहा, आप वहाँ कोटा के बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस पे तो बात चली नहीं रही। कोटा के अंदर क्या किया आप ये बताइए। कोटा के अंदर ये बताया ना, फ्लाईओवर बताए। मैं इसी सवाल को जोड़ रहा था। मैं कह रहा था कि जो रास्ते जिनसे विधायक या फिर बड़े नेता गुजरते हैं, बड़े अधिकारी गुजरते हैं, उनकी तस्वीर अच्छी है। कोटा में बाहर का कोई आदमी आएगा, जब वो गली की तरफ जाता है ना, तो उसे असली तस्वीर पता चलती है। जगदीश जी, मैं कह रहा यही तो कह रहा था कि सिर्फ आज की तारीख में न तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नहीं है, न तो कोई उनका महापौर बेटा है। अभी तो सिर्फ सरकार का ही हस्तक्षेप होता है। जब चुनाव के पहले 6 महीनों से राजस्थान सरकार का हस्तक्षेप है, राजस्थान सरकार का प्रशासक नियुक्त है, तो क्यों ना ये सड़कें दुरुस्त हो पाई। यूआईटी पे भी उनका प्रशासक नियुक्त है राज्य सरकार का। इनको पूरा सड़कें दुरुस्त करना चाहिए और पूरी तरह से खड्डों को भरना का काम पूरा कांग्रेस सरकार को जाता है। जनप्रतिनिधियों, जो कोटा शहर के जनप्रतिनिधि है कांग्रेस के, उनको जाता है, उनको करना चाहिए। और सड़कों पे जी राजीव जी, अभी मैं आपसे सिर्फ एक ये चीज जानना चाहूंगा, आप अभी किस रास्ते से गुजर रहे हैं? क्योंकि अभी आप कार में बैठे हुए हैं, आपने हमें समय निकाला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पूरे चर्चा के दौरान अभी तक कोई भी गड्ढा आपके इस रास्ते में आया होगा। ये कौन सा रास्ता है और ऐसी तस्वीर शहर के बाकी इलाकों की क्यों नहीं है? जहां जहां पे काम चल रहे हैं वहां जरूर गड्ढों की परेशानी है, और जिस जगह पे काम नहीं चल रहा वहां शहर के अंदर गड्ढे नहीं है। अभी भी बारिश के बाद पूरे शहर के अंदर डामरीकरण का काम हुआ है, जहां जहां भी गड्ढे हुए हैं वहां भरा दिए गए हैं। और मैं भी सीआईडी सर्किल के यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और इसी रोड पे हूँ। ये सड़क पे भी कोई मुझे गड्ढा नजर नहीं आया। केवल उसी जगह पे परेशानी है जहां पर काम चल रहे हैं, वरना शहर में कहीं कोई गड्ढे नहीं है। जी, सुरक्षा नहीं है। सर नहीं, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। सुरक्षा को लेकर मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा। अपराध के मामले में कोटा का कौन सा स्थान है सभी को मालूम है, पुलिस का काम है, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है कि वहां पर सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी की क्या योजना वार्ड हम जो प्रशासन है उसके स्तर पर उन सीसीटीवी की जो योजनाएं हैं उसमें उनको बढ़ाना, उनका काम सही तरीके से हो, प्रशासन इसमें किस तरह का सहयोग कर सके ताकि जो अपराध की घटनाएं हैं उन पर अंकुश लगाने को लेकर या अपराधियों को पकड़ने को लेकर उनकी मदद मिल सके। इसमें स्थानीय प्रशासन का, नगर निगम का बहुत ज्यादा हाथ नजर नहीं आता है। ना तो किसी तरह की कोई पुलिस विभाग के साथ कोई मीटिंग की गई, ना अपनी तरफ से कोई उनके सामने प्लान रखा गया कि कहां पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सीसीटीवी कैमरे लगाकर उस शहर को और ज्यादा सुरक्षित किया जाए। हेलो, मैं बोलूं? हाँ, मैं जब भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार थी तो अभय कमांड के नाम पर
पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाकर और हमारे एक सामुदायिक भवन में अब कमांड बनाया और पूरी जगह सीसीटीवी चलकर जहां भी चोरी होती थी या कोई भी चोरी चकारी या कोई मोटरसाइकिल से भगने का काम या कोई गलत काम करके भगता था या लाइन पार करता था, वो सब चीजें अब कमांड में कंट्रोल होता था। सरकार सर, आधे से ज्यादा कैमरों को मोतियाबिंद हो चुका है, आधे से ज्यादा कैमरों को मोतियाबिंद हो चुका है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब से सरकार 1.5 साल से चेंज हुई है, मेरे को लगता नहीं कि कोई भी वीडियो कैमरा चालू है, कहीं भी कोई चीज की फुटेज नहीं मिलते हैं। पहले से आज ये पहले से पहले चालू थे। पहले ऑनलाइन आदमी को जो चलता था उनके चालान घर में पहुंचा करते थे कि आपकी गाड़ी का उसका फोटो दिखाया करते थे कि देखो आपका चालान, आपने ये बेल्ट नहीं बांध रखी, आपने मोबाइल पे बांध रखी। आज पूरे शहर में आपराधिक क्रिया हो रही है। कहीं भी ऐसी बात बता दें कि जहां फुटेज के नाम पर और ये वीडियोग्राफी के नाम से कोई अपराधी पकड़ा गया। सिर्फ पुलिस का काम है हेलमेट का पकड़ना या फिर किसी गरीब असहाय लोगों को परेशान करना या फिर कोई जुलूस निकाल रहा है उन पे केस दर्ज करना। इसके अलावा पुलिस कोई काम नहीं कर रही। सब आपराधिक दृष्टि के काम से बिल्कुल निरंकुश है प्रशासन, पुलिस प्रशासन। अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए दूसरे की सरकार पे किसी चीज को डालना अच्छी बात नहीं है। उस समय थे, आपकी सरकार के समय खराब हुए, आपको ना भी खराब थे, आपको ठीक कराने चाहिए। आपकी सरकार आई है तो ये इस तरह से ये जिम्मेदारी से और अपन पीछा छुड़ा रहे हैं कि भाई हमारे समय चालू थे और सरकार के कांग्रेस की सरकार में बंद हो गई। ये गलत है बात। मैंने मान लिया, चलिए ठीक है, उनके समय में खराब थे, तो क्या जब उनकी सरकार आएगी तो ही वो सही करे, उनका बोर्ड बनेगा तभी सही करे? अब आपका अगर जब बोर्ड बना तो जिम्मेदारी तो बनती है ना, जो भी चीजें खामियां रही हैं उनको बिल्कुल जी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और उन कैमरों के लेकर भी धारीवाल साहब ने एक मीटिंग की थी और वो उसके अंदर बहुत जल्द आपको महीने 15 दिन के अंदर ही पूरे शहर के जो कैमरे लगे हुए हैं वो चालू मिलेंगे आपको। सर, मीटिंग हुए समय हो चुका है लेकिन अभी तक तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, योजनाएं बनती हैं, कागजों तक रहती हैं, चुनावी बातों तक रहती हैं, मंच से उनकी घोषणा हो जाती है, लेकिन जनता इंतजार करती रह जाती है और उसका कोई फायदा नहीं मिल पाता। मैं यही तो कह रहा हूं, घोषणाएं हो रही हैं सिर्फ। नहीं काम होगा, क्रियान्वित होंगे। आप धारीवाल साहब का जो विजन है वो पूरे शहर के लिए विजन है और आप उन्होंने जिस काम के लिए कहा वो काम नहीं हुआ हो तो आप एक काम बता दीजिए मुझे। चलिए मैं बताता हूं आपको। यूडीएच मंत्री हैं, पार्कों की क्या व्यवस्था है, पार्कों के क्या हालात हैं आप सभी को मालूम है। बच्चों के खेलने के लिए वहां पर किसी तरह का कोई जो वहां पर झूले लगने चाहिए थे, जो लगे, उनकी क्या स्थिति हो गई? उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं, उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं। घास नहीं है, पार्क की दीवारें टूटी पड़ी हैं, आपराधिक तत्व वहां पर बैठते हैं, लोग वहां पर घूमने के लिए नहीं जा सकते, वहां पर कोई पैदल के लिए, कई पार्क ऐसे मैं आपको गिना दूंगा वहां पर जहां पर पैदल चलने के लिए लोगों के लिए कोई जो जगह बनती है वो नहीं है। तो जब पार्क सौंदर्यीकरण यूडीएच मंत्री खुद बैठे हुए हैं, सरकार, आप लंबा विजन आप बता रहे हैं शांति धारीवाल जी का, ऐसे में अगर पार्कों की दशा देखी जाए तो फिर सवाल फिर शांति धारीवाल जी पर ही खड़े होंगे फिर भी। नहीं सर, आपको जिसने भी ये जानकारी दी है वो गलत जानकारी दी है। शहर के अंदर जो पार्क बने हुए हैं उनमें खूब काम हो रहा है। आज चाहे शहर का सीबी गार्डन हो, आप उसमें जाके देखना, उसमें काम चल रहा है, झूले वूले सब लगे हुए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन बन रहा है। मैं यही तो कह रहा हूं, आप वो पार्क गिना रहे हैं जो ठीक हालत में है, लेकिन इनकी संख्या कितनी है? नहीं सर, आप मुझे बताइए ना कहाँ का पार्क खराब है, मुझे बताइए आप। देखिए मैं अब आपको बताता हूं, स्टेशन से लेकर जब आप जहां पर आपका एजुकेशन हब बना हुआ है वहां तक जब आप निकलकर सामने आते हैं, आपको रास्ते में रोड से थोड़ा सा नीचे उतर कर देखिए, मुझे कॉलोनी का याद नाम नहीं आ रहा, शायद महावीर नगर की बात है, वहां पर पार्कों की क्या स्थिति है वो सबके सामने है। वो महावीर नगर के सर के पार्क का तो मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैं उस साइड पे रहता भी नहीं हूँ और गया भी नहीं हूँ। लेकिन कोटा उत्तर के अंदर जितने भी पार्क हैं वो सब सुनियोजित पार्क है। शायद ही कोई ऐसा पार्क होगा जिसमें काम नहीं हुआ। इनकी सरकार में भी उन पार्कों के अंदर काम हुए, इस बात को कहने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपने ये बताया, अब शांति धारीवाल साहब हर चीज का प्लान तैयार कर रहे हैं। ये नगर निगम का कांग्रेस का बोर्ड बैठेगा और उसके बाद देखना आप किस तरह से पूरे शहर के अंदर उन्होंने खुद घोषणा की है कि हर एक वार्ड में 3 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के काम कराए जाएंगे। तो जहां जहां भी पार्कों की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो वहां पे भी काम कराएंगे। ये पैसे कहाँ से आएंगे? पहले तो पूछो, 3 करोड़ से 10 करोड़ पैसे कहाँ से आएंगे? सरकार के पास तो पैसा है नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे? आपके कहने का मतलब क्या है? पैसे कहाँ से आएंगे? सरकार, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है और स्मार्ट सिटी का पैसा स्मार्ट सिटी में लगेगा और नगर निगम और यूआईटी
केंद्र में तो आपकी सरकार है ना, भिजवाओ। जीडीपी का पैसा रुका हुआ है, भिजवाओ ना वहां से पैसा। और शहर के अंदर जो भी काम धारीवाल साहब ने हाथ में लिया है, मैं आपसे इस बात के प्रति पूरा आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो सब काम होंगे। एक भी ऐसा काम नहीं है जिसको धारीवाल साहब अधूरा छोड़ के जाएंगे। मैं यही कहना चाह रहा था। आप फिर वही, मैं घूम फिर कर बात शांति धारीवाल जी या फिर ओम बिरला जी पर ही क्यों आती है? क्यों नहीं वहां पर जो पार्षदों ने काम किया या फिर मेयर ने काम किया? आपने दोनों ने पूरी समय चर्चा की, 45 मिनट हमको करीब चर्चा में हो चुके, लेकिन पार्षदों ने, मेयर ने, बोर्ड ने क्या काम किया, आपने इसका कोई जिक्र नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं, हमें बड़े चेहरों की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? और आपको नहीं लगता कि इन बड़े चेहरों को जो जिम्मेदारी दे दी गई, मैं जगदीश जी आपसे पूछना चाह रहा हूं, इतने बड़े चेहरों को जिम्मेदारी दे दी गई टिकट बांटने की, इसी की वजह से ये असंतोष बढ़ा है कि बागियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि उनको मान मनुहार के लिए तरह तरह के प्रलोभन देने पड़े। उन्हें कहा गया कि आपको किसी बोर्ड में ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी, आपको कहीं समायोजित कर दिया जाएगा। मैं बराबर शुरू से लेकर टिकट बंटवारे से लेकर अभी तक हूं। ये कहीं भी ऐसा विषय हमारे यहाँ नहीं है कि कोई प्रलोभन हो या बागियों को की भरमार हो। बागी कोई सी भी पार्टी में आदमी को 3 जनों का हमने पैनल बना के दिया, टिकट एक को मिलना है, उसमें से 1 या 2 नाराजगी होना संभव है। उनको इसलिए संभव है कि जब पैनल में नाम है तो हमें क्यों नहीं दिया। सही बात है, 3 में से 1 का नाम आएगा, 3 में से 2 नाराज होंगे, उनको समझाने का काम पार्टी लेवल पे करना है। पार्टी लेवल ने समझाया और बैठ गए। इसमें कोई प्रलोभन की बात नहीं है। तो पार्टी संगठन के पदाधिकारी है, वो कोई भी पार्टी हो, कौन कह रहा है कि बोर्ड में किसी को भी नहीं देना? जैसे ही टिकट नहीं तो फिर एक पार्टी का एक वो भी तो होना चाहिए ना, उसका एक अनुशासन भी तो होना चाहिए ना। अगर अनुशासन को कहीं तोड़ रहा है तो मतलब नाराजगी नहीं तो है कि उन्हें वापस नाम ले लिया, भरना उसका जायज हक है। उसको क्या है कि होता है कि कभी-कभी टिकट, मैं जयपुर का एग्जांपल देता हूं, जयपुर में जितने नाम गिनाए गए हैं ना वापस के, उसका गुस्सा होता है, उसको गुस्सा होता है कि मेरे को पूछा नहीं, तो वो नामांकन भर देता है। 2 दिन बाद जब हम कहते हैं कि तेरे को गलत किया, पार्टी के साथ चलना है, वो 1-2 घंटे में गुस्सा शांत होता है, वापस ले लेता है। तो हमारे घर की बात घर में रह गई ना। पार्टी का परिवार है, पार्टी इतना बड़ा परिवार है। मैं आपको जयपुर का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जयपुर में जो हुआ उसको सब लोग जानते हैं। बीजेपी मुख्यालय में रात में वहां पर हंगामा होता है। आज डॉक्टर सतीश पूनिया ये कहते हैं कि जो बागी थे उनमें से 95% को मना लिया गया है, 5% हैं वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो 95% का आंकड़ा सिर्फ कागजी है। असल में अभी भी कई ऐसे नाम है जो उनके लिए आगे मुसीबत हो सकते हैं। तो इस तरह के आंकड़े रखने की जरूरत ही क्यों महसूस हो रही है? तो ये साफ जताता है कि अभी भी नाराजगी बनी हुई है, कहीं ना कहीं असंतुष्ट है वो लोग। देखो, इसमें भी मेरा एक अच्छा एनालिसिस था आज कि जयपुर में टिकट बिल्कुल सही बटे हैं। पार्टी ने अपने बलबूते पर अपनी सोच से, और कोटा की भी बात बताता हूं। आज कोटा नहीं, कोटा में कोई नहीं है। कोटा में युवा तरुणाई होती है, युवा को उमंग ज्यादा होती है कि मैं जल्दी चीज पार्टी में आऊं, जल्दी प्राप्त करूं, जल्दी निकल जाऊं। तो उसके चक्कर में उसकी नाराजगी हो सकती है पार्टी से, वो फार्म भर देता है, फिर उसको समझाते हैं कि तेरा नंबर आ सकता है, बाद में भी तो 5 साल बाद फिर नंबर, तो युवा है, युवा का नंबर आ सकता है। युवा फिर समझता है, फिर अगली तैयारी करता है। तो कोई नाराजगी नहीं, जायज बात है। गुस्सा स्वाभाविक, युवा में हमेशा गुस्सा होता है। युवा को इच्छा होती है कि मैं राजनीति करने आया हूं तो मुझे पार्षद का टिकट मिले या राजनीति पद मिले या कहीं मंडल में मिले, वार्ड में मिले, कहीं भी मुझे पद मिलना चाहिए। उसका जायज है कि राजनीति में युवा आता है तो जब छात्र राजनीति से आगे बढ़ता है तो वो चाहता है पार्टी में पद मिले या पार्षद मिले। नहीं मिलता है, फिर हम समझाते हैं कि तेरा अभी जीवन अभी लंबा चलना है राजनीति में। ये हमारा पार्टी का सिपाही होने के नाते, पार्टी के हम वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते हम बात समझाते हैं, समझता है और वापस लेता है। और ये नाराजगी और समझाइश ये परिवार का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में ये जिंदगी भर 25 साल से मैं 30 साल से मैं देख रहा हूं, बराबर चलता आ रहा है। पर कहीं भी पार्टी में विद्रोह और कोई नाराजगी कहीं जायज नहीं होती। और पार्टी सर, मैं अभी पार्टी में जो नाराजगी है ना, उस जो बागी हैं, जो नाराजगी है, देखिए अलग अलग उनके नेता हैं। कोई प्रहलाद गुंजल के नजदीक है, कोई ओम बिरला जी के नजदीक है, कोई किसी और के नजदीक है। जब इनको टिकट नहीं मिलते हैं तो उनकी नाराजगी उनसे होती है जिनके वो नजदीक है, और फिर वो अपने उस वरिष्ठ नेता से बात करते हैं कि साहब मैंने तो इतने टिकट गिनाए थे लेकिन उसमें से मेरे को सिर्फ इतनों को मौका मिला, बताइए मैं इनको क्या जवाब दूं। तो जो बड़े स्तर के जो नेता है उनमें भी तो खिंचाव होता है ना। ये पहले होता था, मेरे को लगा इस बार मैंने मेरे सामने देख के बांटे हैं टिकट। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में जो 25 साल से मेरे ख्याल से जो पार्टी का काम कर रहा था, झंडे लगा रहा था, टाट पट्टी बिछा रहा था, फर्श बिछा रहा था, 80% टिकट उनको मिला। ये भारतीय जनता पार्टी में पहला ऐतिहासिक है। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों को और जो वरिष्ठ
हमारे पदाधिकारी है उनको धन्यवाद दूंगा कि पहले बार 80% लोगों को आपने इस तरह के लोगों को टिकट दिया जिन्होंने 25 साल तक आदमी के काम करने में युवाओं को और वरिष्ठ लोगों को टिकट दिया, जिन्होंने टाट पट्टी का काम किया, जहां ये पार्टी पर्चा बांटने का काम किया, घर घर संपर्क करने का काम किया, भूत का काम किया और घर घर सर्वे का काम किया, उनको टिकट दिया है। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने की और भारतीय जनता पार्टी का संतोष नाम का कोई चीज नहीं। जी राजीव जी, यही सवाल आपके साथ, आप अपने बागियों की नाराजगी को कैसे दूर करेंगे? और जो बागी, क्योंकि समय गुजर चुका है, 23 तारीख आखिरी तारीख थी, जो 22 तारीख थी, उसके बाद अब उनके पास इतना समय नहीं है कि अब उनको मनाया जा सके। तो इस नाराजगी को दूर करने के लिए आपकी तरफ से तो कोई फॉर्मूला होगा, क्योंकि बागियों का जो सबसे ज्यादा फायदा है वो हमेशा विपक्ष को मिलता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई बागी नहीं है। शांति धारीवाल साहब और यहाँ के जो अन्य नेता थे, हमारे जिलाध्यक्ष, उन्होंने सबने एक साथ मिलकर जो एमएलए का चुनाव लड़े हुए, उन सब ने एक साथ मिलकर सब टिकट वितरण से संतुष्ट है। कोई बागी नहीं। अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का तो अधिकार सबको है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के बागी नहीं है। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बागी नहीं था या फिर किसी में नाराजगी नहीं थी, तो फिर टिकटों की घोषणा में इतनी देरी क्यों? नाम की जो सूची थी उसको देरी से क्यों जारी किया गया और ये सभी जगह देखा गया? इसके पीछे कारण यही था कि भाई किसी तरह की बगावत नहीं हो, क्योंकि टिकट तो हर आदमी मांगता है और टिकट मांगने का सब हर कार्यकर्ता को अधिकार भी है। लेकिन जब उन लोगों को लगा और स्वयं उनको लिस्ट से पहले फोन करके बता दिया गया कि भाई आपको टिकट मिल गया है, आप इसकी तैयारी करें, और लिस्ट आने के बाद देखो आप, कहीं किसी तरह की कोई बगावत नजर नहीं आई। जी राजीव जी, आपको नहीं लगता कि जो घोषणा पत्र जारी किया जाता है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, विपक्ष को तैयार करना चाहिए अपनी पार्टी का, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र वो बीजेपी तैयार करे, क्योंकि कमियां शहर के लिए क्या जरूरत होनी चाहिए और क्या वो अपेक्षा रखते हैं वो बीजेपी कांग्रेस को बताए उनको, या फिर उनको शामिल किया जाए और जनता से पूछा जाए, खुला घोषणा पत्र तैयार किया जाए, जनता की राय ली जाए। जब चुनावों की घोषणा हो उस वक्त एक लेटर बॉक्स रखा जाए, उसमें ये पूछा जाए कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि जो भी घोषणाएं की जाती हैं उनमें से कई घोषणाएं ऐसी होती हैं जो जमीनी स्तर पर लगता है कि इनको पूरा कर पाना उन पार्टियों के लिए असंभव है। राजीव जी, मेरा यह मानना है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र भी होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जनता क्या चाहती है ये राय भी जनता से लेनी चाहिए, और कई हर जगह बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर जनता अपनी समस्या को लिखकर उस बॉक्स में डाले और सभी पार्टियां उन समस्याओं को पढ़े और उनको समझे और उसको भी घोषणा पत्र के अंदर शामिल करना चाहिए, जिससे कि शहर का चौमुखी विकास हो। जगदीश जी, आप क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? घोषणा पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया, लेकिन मैं एक चीज और इसमें जोड़ूंगा, बीजेपी ने एक चीज और बात कही थी। घोषणा पत्र का इतना बड़ा विषय है कि कांग्रेस अभी सोचने में मजबूर हो जाएगी यदि विषय का। मैं सिर्फ एक चीज जोड़ूंगा, ब्लैक पेपर को लेकर बात कर रही है। घोषणा पत्र से पहले बीजेपी के बड़े नेताओं ने यह कहा कि हम कांग्रेस का ब्लैक पेपर जारी करेंगे। क्यों ये नेगेटिव पब्लिसिटी की जरूरत पड़ रही है? क्यों इस तरह से एक नकारात्मक सोच के साथ शुरुआत करनी पड़ रही है? जरूरत तो इस बात की, जनता ये जानना चाहती है कि आप क्या करेंगे, दूसरे ने क्या नहीं किया उसको तो पता है, तो इसको आपको अपना घोषणा पत्र पहले जारी करते, उसके बाद आप सोचते कि ब्लैक पेपर जारी करना है या व्हाइट पेपर जारी करना है। ब्लैक पेपर जारी करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कांग्रेस सरकार के चुनाव पर, जब कांग्रेस चुनाव हुए थे, जो कांग्रेस के अपने कोटा शहर में जब घोषणा पत्र हुआ था कि केडीएल को 1 माह में बदला देंगे, पब्लिक ने ये बात सुनकर सरकार को चुना दिया। और दूसरा विषय और था, जब इनका राज्य सरकार का ये घोषणा पत्र था कि हम बिजली की दरें 5 साल नहीं बढ़ाएंगे और 1 साल के अंदर ही आपके 60 पैसे और स्थायी शुल्क आपने डबल कर दिया, तो आपने सरासर आपने घोषणा पत्र का अपमान किया। और केडीएल आज तक 1.5 साल से आज तक केडीएल भागी नहीं, और केडीएल ने वीसीआर भर कर जनता को परेशान कर दिया कि जनता अब खून के आंसू हो रही है। मानते हैं कि केडीएल हमारी बीजेपी की सरकार लाए, पर वीसीआर बनने का काम हमने दबा के बना रखा था, कभी केडीएल ने वीसीआर बनने का काम नहीं किया। पर आपने जब चुनाव में वोट मांगने गए थे तो केडीएल के नाम पर केडीएल भगेगी, तो उस पर पब्लिक ने अथाह उत्साह दिखाकर और आपको हजारों की संख्या में जिताकर और आपको सरकार बनाने का मौका दिया, पर आज तक केडीएल नहीं भगी। तो इसके मध्य पर हम काला पेपर लेकर और काला पेपर दिखाकर पब्लिक को जागरूक करेंगे इस मामले को लेकर।
चलिए, मेरे पास समय कम बचा है, दोनों से एक-एक सवाल और मैं करना चाहूंगा। एजुकेशन और टूरिज्म, ये दो बड़े ऐसे विषय हैं जिनको लेकर वहां पर इस शहर की पहचान है। इसको लेकर अब क्या नया विजन पार्टी की तरफ से अगर बोर्ड बनता है तो क्या चीजें आप कहना चाहेंगे? क्योंकि एजुकेशन हब वहां पर है तो वहां पर उससे जुड़े कई मुद्दे हैं। उन बच्चों की शिक्षा को लेकर वहां पर अच्छा माहौल रहे, अपराध जो उसमें घुस चुका है उसको दूर किया जा सके। इसके अलावा टूरिज्म स्पॉट के तौर पर लोगों को, जब बाहर से लोग यहाँ पर आए तो एक अच्छी तस्वीर, अच्छी यादें लेकर यहाँ से जाएं। सबसे पहले जगदीश जी आपसे ये सवाल। बहुत अच्छी बात है आपकी। आज एजुकेशन कोटा की अर्थव्यवस्था पर अटका पड़ा है। कोटा शहर पूरा एजुकेशन पर ही पूरा टिका हुआ है। आज कोरोना वायरस से जिस तरह कोटा की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, हमें राज्य सरकार को और केंद्र सरकार दोनों से मैं इस जन टीवी के माध्यम से आग्रह करता हूं कि कोटा की कोचिंग शीघ्र चालू करें। अपने जो नियम है वो बनाए पर चालू जरूर करें कि इसके माध्यम से अनेकों हजारों लोगों की भूखे पेटे रोजी रोटी और ठेला वाले सबके धंधे पानी जुड़े हुए हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि लोग इसको देर करने से बर्बाद हो जाए, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए। हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्वस्थ वातावरण हो, पहले की तरह कोचिंग चालू हो और लोग वापस फलीभूति हो और अच्छे वातावरण के साथ कोटा शहर वापस विकास की तरफ वापस बढ़े। वहां कांग्रेस का भी योगदान हो और बीजेपी का भी योगदान हो। राजीव जी आपसे भी यही सवाल, अगर मान लीजिए बोर्ड कांग्रेस को मिलता है बनाने का मौका, तो एजुकेशन और टूरिज्म इन दोनों को लेकर क्या विजन है? सबसे पहले तो एजुकेशन की बात है। कोटा को एजुकेशन सिटी के रूप में जाना जाता है और जैसा कि जिंदल साहब ने बताया कि कोरोना की वजह से किस तरह से ये एजुकेशन इंडस्ट्री बिखर गई, क्योंकि इस शहर के अंदर, नए कोटा के अंदर तो कम से कम बच्चों के द्वारा ही पूरी इकोनॉमी खींची जाती थी। इस शहर की अर्थव्यवस्था में कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान है। तो एक गाइडलाइन होना चाहिए और उस गाइडलाइन की पालना करते हुए सरकार को बच्चों को भी वापस बुलाना चाहिए और इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए कि कम से कम बच्चे कोविड के न तो चपेट में आए और इस शहर की इकोनॉमी मजबूत हो। दूसरा, टूरिज्म को लेके धारीवाल साहब ने यहाँ उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है चंबल रिवर फ्रंट, उसको बना रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजोन बना रहे हैं। मतलब आपको कोटा शहर देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। 1998 का पहले का कोटा और आज के कोटा में बहुत अंतर है। बिल्कुल, और जनता यही चाहती है कि, और बाहर से जो लोग आए वो ये यादें लेकर आए कि जब भी वो कोटा जाते हैं हर बार कुछ नया अनुभव लेकर जाते हैं, कुछ नई यादें लेकर जाते हैं। और शहर की सरकार चुनने की जब बात आती है तो स्थानीय जनता हमेशा ये चाहती है कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर उनको चक्कर नहीं काटने पड़े, अधिकारियों के सिस्टम में भ्रष्टाचार पैठ नहीं बनाए और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो। फिलहाल इंतजार करना होगा 29 और 1 तारीख का, जब कोटा के दोनों निगमों के चुनाव होंगे और उसके बाद 3 तारीख का जब परिणाम सामने आएंगे पता चलेगा कि वहां की सियासत कौन सा नया मोड़ लेने वाली है। आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में, खास खबर में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।